जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त हम पहुंच चुके हैं आपके सेमीफाइनल सेट यानी कि आपका 14वें प्रैक्टिस सेट पर, इसी उम्मीद के साथ में कि आप साथी अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे होंगे, एक अच्छा रिवीजन आप सब लोग कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप सब जानते हैं कि पहले टाइम क्यों नहीं देखते हो। आज क्लास 9:15 पर शेड्यूल थी, तो देखा ही नहीं, पहले कमेंट करने लगा। आएंगे एक बार। पहला क्वेश्चन है तीजन बाई। तीजन बाई मुझे बताइए पहली बात तो किस डांस से रिलेटेड है। डॉक्टर तीजन बाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है। उन्होंने उन्हें पंडवानी जो छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है में अपना योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। एकदम सही बात है जी। उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये गलत बात है। पद्म विभूषण मिला है 2019। कब मिला है? 2019 में मिला है। तो कौन से कथन सही हो गए? केवल एक कथन जो है वो सही हो जाए। देखिए, डॉक्टर जो तीजन बाई है इनको एक साथी फुकुओका अवार्ड भी मिला है। क्या मिला है? फुकुओका अवार्ड। फुकुओका अवार्ड ये जापान द्वारा इनको दिया गया था। फुकुओका अवार्ड किसने दिया था? जापान द्वारा इनको दिया गया। कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था। कब? 2018 में दिया गया था। इनको जो पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण वो मिला है इनको 2003 में। और जो पद्मश्री इनको मिला, पद्मश्री इनको मिला है आपका 1987 में। क्या बोलोगे? 1987 में। इनका डांस जाना जाता है 1953 में, जब आपका एलिजाबेथ द्वितीय भारत में आई। तो एलिजाबेथ द्वितीय जब साथी उनके तो ताजपोशी होनी थी, उन समय पर इनका नृत्य जो है वो चर्चित हुआ। ठीक है भैया। वॉइस का इशू है। क्या इशू है वॉइस का? बताएं एक बार। आवाज़ साफ आ रही है तो थम्स अप करके बताएं सारे लोग। पंडित शंभू महाराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कत्थक के जयपुर घराने के लिए प्रसिद्ध गुरु थे। गलत बात है। वह कत्थक के जयपुर घराने से नहीं है। वह कत्थक के किससे हैं? लखनऊ घराने से हैं। किससे हैं? लखनऊ घराने से उनका संबंध है। किससे हैं? लखनऊ घराने से उनका संबंध है। लखनऊ घराने से। ठीक है, ये गलत बात हो जाएगी। उन्हें 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आप कहेंगे नहीं भैया, ये भी गलत बात हो जाएगी। 1958 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो कौन सा ठीक हो जाएगा बताएंगे एक बार। आज कौन सा ठीक हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया एक भी ठीक नहीं हो, एक भी ठीक नहीं हो। ठीक है। आप जानते ज़्यादातर महाराज हम आपको बताते थे लखनऊ घराने से संबंधित हैं। लेकिन आपसे पूछ ले, जैसे कि इसमें पूछा जयपुर घराने से, कोई दो नाम मुझे बताओ। जयपुर घराने से, जो कत्थक का जयपुर घराना है उससे संबंधित कोई दो नाम आप हमें बताएं। तो एक तो सुंदर दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुंदर दास हो जाएंगे, सुंदर दास। और दूसरे व्यक्ति जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका दुर्गा लाल। क्या हो जाएंगे? दुर्गा लाल दूसरे व्यक्ति हो। सुंदर दास हो गए ये जयपुर घराने से, जो कि कत्थक से संबंधित है। भाई बोर्ड में कोई इशू है क्या? आधे लेटर लिखे आ रहे हैं, आधे नहीं लिखे। यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? बोलेंगे अभी फटाफट से। क्या बोलेंगे? किस वर्ष में दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप? तो दुर्गा पूजा को आपका 2021 में। आप हमें बताएंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है, यानी कि आईसीएच कहा जाता है। आईसीएच भारत में कुल कितनी है? आईसीएच क्या कहेंगे? आप कहोगे भैया आईसीएच भारत में कुल जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, कुल आईसीएच भारत में 15 है। क्या बोलोगे? 15। और 15वीं जो बनी थी 2023 में गरबा बनी थी। गरबा किस राज्य में होता है जरा आप मुझे बताएं। तो गरबा गुजरात में होता है। गरबा गुजरात में होता है, जो कि हमारी 15वीं आईसीएच थी। क्या थी? 15वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज थी। तो पहली कौन थी और किस वर्ष में थी पहली आईसीएच? पहली आईसीएच तो 2008 में। क्या बोलोगे? 2008 में भैया। और उसमें वैदिक जप आता है। क्या आता है? वैदिक जप की जो परंपरा है, वैदिक जप की परंपरा, वैदिक जप की परंपरा है आपका। ठीक है। रामलीला हो, रामायण हो, या फिर आपका कुटियाट्टम, ये सब कब के हैं? ये 2008 के हैं। जैसे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, योग और नवरोज को कब स्वीकार किया गया था? योग और जो नवरोज, नवरोज किस धर्म का त्योहार है? पारसियों का उत्सव है योग और नवरोज। तो आप कहेंगे भैया ये 2016 में। कुंभ मेला जो कि 4 जगह पर आयोजित होता है, इसको भी आईसीएच स्वीकार किया गया। कुंभ मेला तो क्या बोलेंगे? ये 2017 में है। 2017 में।
ICH उनको कहते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, यानी जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जैसे आप मुझे बताइए, क्या योग को आप स्पर्श कर सकते हैं? बोलेंगे भी फटाफट से। योग को क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? बोलेंगे भी फटाफट से। तो क्या बोलेंगे आपका, ये आप पढ़ चुके होंगे अब तक आप सारे लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो क्या बोलेंगे, मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि त्योहार हैं। अब क्वेश्चन आएगा हमारा 15वीं कुल ICH, ये तो पुराना डेटा हो गया ना, कुल ICH। अगर आपसे मैं वर्तमान में पूछूं, जैसे मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अभी मुझे बताओ 16वीं ICH कौन बना? ये आप सबने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, सबका आंसर आना चाहिए। जो 16वीं ICH घोषित किया गया है, वो किसको घोषित किया गया है? बोलेंगे अभी फटाफट से, सबका आंसर आए। 16वीं ICH किसको घोषित किया गया? और अभी आपका 2025 में ही, क्या बोलेंगे, 2025 में भैया दिवाली को शामिल किया गया है, दिवाली को। तो कुल मिलाकर के अब कुल ICH कितनी हो जाएंगी? 16। पहले कितनी थी? 15 थी पहले कितनी थी? 15। लेकिन इसमें कभी कभी देखिए, क्वेश्चन देखना ध्यान से, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे, पूछ लेगा जनवरी 2025 के अनुसार। तो ध्यान से देखना, तब 16 नहीं लिखना है, तब क्या लिखोगे? अगर आपसे पूछ ले जनवरी 2025 के अनुसार, तो जनवरी 2025 में कितने थे, तब उसके अनुसार आप आंसर करेंगे। मुझे बताओ, छऊ और कालबेलिया को कब शामिल किया गया था? छऊ और कालबेलिया को कब शामिल किया गया था, किस वर्ष में? तो छऊ और कालबेलिया, छऊ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कालबेलिया कहाँ पर होता है? राजस्थान में। तो ये सब 2010 के हैं, 2010 के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पावर लिफ्टिंग में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? पावर लिफ्टिंग में एक बार स्पोर्ट्स को आज फिर रिवाइज करेंगे, जो बचा हुआ है आपका, आज भी स्पोर्ट ही आपका टारगेट रहेगा। स्पोर्ट शायद मैंने आपको कम से कम 10-12 दिन टारगेट में दिया है, ठीक है, इवन 14 दिन ही, तो आपका अच्छा हो गया होगा अब तक अगर आप रिविजन कर रहे होंगे। तो स्क्वाट्स होती हैं इसमें, बेंच प्रेस होता है और डेड लिफ्ट होता है। क्या होता है? डेड लिफ्ट होता है। देखिए यहाँ पर मुख्यालय और स्थापना वर्ष दिए हुए हैं, जो खेल संस्थान है, कौन से? जो खेल संस्थान है, जो स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको आप देखना। अखिल भारतीय टेनिस संघ किस वर्ष स्थापित हुआ, और वर्ष दर वर्ष हमने इसको लिखा है। जैसे हॉकी इंडिया बहुत पूछा जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, ठीक है। आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बहुत पूछा जाता है, और BCCI बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, BCCI, ठीक है। ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया बहुत पूछा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन तो SSC बार बार रिवाइज करता है अपनी हर परीक्षा में, ठीक है। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी है? स्ट्रीमर नेवी में। तो बीना कुमारी बनी है, विद्या सिंह बनी है, नेहा शर्मा, या फिर आस्था पूनिया बनी है? भैया आस्था पूनिया जी बनी है। देखिए, सेना में जब महिलाओं के योगदान की बात आती है तो अक्सर परीक्षाएं प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप कहेंगे हाँ जी। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक शौर्य गाथा स्पीच हुई थी या नहीं हुई थी? हाँ, आप कहोगे हाँ भैया हुई थी, शौर्य गाथा स्पीच। तो वो जो शौर्य गाथा स्पीच हुई थी, उसमें किस किस ने भाग लिया था, बताएंगे? आर्मी की तरफ से कौन थी? आर्मी की तरफ से थी आपका कर्नल सोफिया कुरैशी। क्या बोलोगे? कर्नल कर्नल सोफिया कुरैशी। क्या बोलेंगे? कर्नल सोफिया कुरैशी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी थी। और आपका एयर फोर्स की तरफ से कौन थी? एयर फोर्स की तरफ से कौन थी? तो एयर फोर्स की तरफ से थी व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। क्या बोलोगे? विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी थी, व्योमिका सिंह जी। क्या बोलोगे? व्योमिका सिंह जी थी, व्योमिका सिंह जी, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट आप मुझे बताएं कौन थी? भारत की पहली भारत की भारत की पहली 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 महिला पायलट कौन थी? भारत की पहली महिला पायलट बताइए पहले, फिर फाइटर की बात करेंगे। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो पहली महिला पायलट थी सरला ठकराल। कौन थी? सरला ठकराल जी थी, सरला ठकराल। अगर दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछें, मुझे बताओ, जम्मू और कश्मीर से पहली पहली जो इंडियन एयरफोर्स की IAF इंडियन एयरफोर्स की फाइटर पायलट बनी, वो कौन है? इंडियन एयरफोर्स की फाइटर पायलट कौन बनी? फाइटर पायलट कौन बनी? तो आप कहोगे फाइटर पायलट बनी है आपका भव्या सूदन। कौन बनी है? भव्या सूदन बनी है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ लें एक क्वेश्चन और, भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? भारत की पहली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? लड़ाकू पायलट
लड़ाकू पायलट कौन थी, ये आपको बताना है। तो पहली महिला लड़ाकू पायलट थी अवनी चतुर्वेदी। क्या बोलोगे? अवनी चतुर्वेदी थी भैया, अवनी चतुर्वेदी थी। अगर मैं पूछूं पहली महिला राफेल पायलट कौन थी, राफेल को जिन्होंने चलाया था पहली महिला, बोलेंगे भाई राफेल पायलट। सर आपका आस्था पूनिया जी हमारे गांव से हैं, तो इससे ज़्यादा साथ ही गर्व की कोई बात आपके लिए नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपने अपना नाम भी नहीं लिखा हुआ है। भारत में प्रसारण के संबंध में, ब्रॉडकास्टिंग के रिलेशन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रसारित किया गया था, यानी पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में आया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी की स्थापना 23 जुलाई 1927 को हुई, एकदम से ठीक बात है, दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1923 में हुई थी और 1936 में इसका नाम बदल दिया गया। पुरानी वाली नायक में ये दोनों प्रश्न मैंने आपको कराए थे, मुझे आज भी याद है, और यही क्वेश्चन आपका फिर रिपीट हुआ था। 1923 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, स्थापना हुई थी 1936 में, और नाम जो बदला गया था वो 1957 में। क्या बोलोगे? नाम बदला गया था इसका 1957 में। कब? 1957 में, ठीक है। अच्छा, पहले दूरदर्शन पर समाचार आते थे, तो पहली महिला कौन है जिन्होंने दूरदर्शन पर समाचार सुनाने शुरू किए थे? तो क्वेश्चन बनता है प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला दूरदर्शन, दूरदर्शन समाचार वाचक, दूरदर्शन समाचार वाचक कौन थी? दूरदर्शन समाचार वाचक पहली महिला जिन्होंने दूरदर्शन पर समाचार सुनाए तो वो थी प्रतिमा पुरी। कौन थी? प्रतिमा पुरी, प्रतिमा पुरी, इनका नाम याद रख लेना। आप जानते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए देश में एक संस्था है ट्राई। क्या आप ट्राई का पूरा नाम लिख सकते हैं? टेलीकॉम, क्या बोलोगे? रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन है मेरा। ट्राई होती है टेलीकॉम, टेलीकॉम रेगुलेटरी, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1997 का है, 1997। इस वर्ष में बहुत कुछ हुआ है, जैसे प्रसार भारती कब स्थापित हुआ, ये भी 1997 में ही। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1997 में हुई, 1997 में, ठीक है। अच्छा, एक जैसे न्यूज के लिए एक प्रोग्राम आता था डीडी नेशनल, आपने शायद सुना होगा, आपके घर आप पूछोगे तो पता चल जाएगा। डीडी नेशनल वो कब शुरुआत हुई थी? तो 1959 में। क्या बोलोगे? 1959 में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक, 1 और 2, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 1 और 2। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, इस पुस्तक को किसने लिखा है? बताएंगे जी फटाफट से, किसने लिखा है? सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। तो क्वेस्ट फॉर इक्विटी मनमोहन सिंह जी की बुक है। मनमोहन सिंह 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, मुख्य अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। क्या बोलेंगे? चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। और एक इनकी बुक थी टू द नेशन फॉर द नेशन, टू द नेशन, टू द नेशन, टू द नेशन फॉर द नेशन। क्या बोलोगे? टू द नेशन फॉर द नेशन। ये किसकी बुक है? ये इन्हीं की बुक है, इन्हीं की, ठीक है। रघुराम राजन की बुक बताइए, रघुराम राजन की। रघुराम राजन ने बहुत अच्छी किताब लिखी थी, थर्ड पिलर, आरबीआई के गवर्नर, इनकी किताब पूछी जाती है, ठीक है। फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या लिख रहे हैं सर? जनगण मन वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता सेशन ऑफ 1911। आई हैव ए क्वेश्चन एज ए हु sang it, and sir it was written by Rabindranath Tagore but it could not find who sang it। सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी ने बच्चे वसीम खान इसको गाया था, और जो मैं आपको बताऊं वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी थी, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर जी की भतीजी थी वो, ओके। अब मुझे बताओ, रघुराम राजन की बात करें तो आई डू व्हाट आई डू। क्या बोलेंगे? आई डू व्हाट आई डू इनकी बुक है, आई डू व्हाट आई डू, व्हाट आई डू इनकी बुक है। द थर्ड पिलर इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द थर्ड पिलर। क्या बोलेंगे? द थर्ड पिलर इनकी बुक है, थर्ड पिलर इन्हीं की बुक है, द थर्ड पिलर, ठीक है, रघुराम राजन की। एक इनकी बहुत चर्चित किताब रही है ब्रेकिंग द माउल्ड, अभी 2 साल पहले ही आई थी। ब्रेकिंग द माउल्ड, ये किसकी बुक है? ये इन्हीं की बुक है, ब्रेकिंग द माउल्ड, ओके। मोंटेग सिंह अहलुवालिया इनकी किताब है आपका बैक स्टेज। क्या बोलोगे? मोंटेग सिंह अहलुवालिया किस संगठन से जुड़े रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं? बैक स्टेज इनकी बुक है। अमर्त्य सेन की है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। अब आप मुझे बताओ, अमर्त्य सेन जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस वर्ष में मिला था? सबका आंसर आना चाहिए। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन
ये किसकी बुक है? ये अमर्त्य सेन की बुक है। ये अमर्त्य सेन की बुक है। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर्स की किताबें कई बार पूछी जाती हैं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट किसकी बुक है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बुक को किसने लिखा है? ओवरड्राफ्ट आरबीआई के गवर्नर रहे थे, कौन? आपका उर्जित पटेल। क्या नाम था उनका? उनका नाम था उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, ठीक है। विमल जालान की बुक बताइए, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बहुत पूछी जाती है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, हालांकि इन्होंने एक इमर्जिंग इंडिया ना करके किताब भी लिखी थी। तो ये विमल जालान, कौन है? विमल जालान। ये वो लोग हैं, इनके हस्ताक्षर आपको आज भी नोट पर मिलते होंगे। विमल जालान। डेवलपमेंट प्लानिंग किसकी बुक है? डेवलपमेंट प्लानिंग, क्या बोलोगे? डेवलपमेंट प्लानिंग, ये किसकी बुक है? तो डेवलपमेंट जो प्लानिंग है, ये आपका सुखमय चक्रवर्ती की बुक है। किसकी है? सुखमय चक्रवर्ती, क्या बोलोगे? सुखमय चक्रवर्ती की बुक है आपका, कौन सी? डेवलपमेंट प्लानिंग। जस्ट ए मर्सिनरी किसकी बुक है? जस्ट ए मर्सिनरी, क्या बोलोगे? जस्ट ए मर्सिनरी, क्या बोलोगे? जस्ट ए मर्सिनरी, ये डी सुब्बा राव की बुक है। किसकी है? डी सुब्बा राव की बुक है। क्या बोलेंगे? डी सुब्बा राव की बुक है। डी सुब्बा राव की बुक, क्या बोलेंगे? आगे आएंगे। भाषा के लिए संविधान संशोधन। आज आपको एक बार संविधान संशोधन जो लिस्ट आपके पास होगी, जो भी बुक आपके पास होगी, उसमें संविधान संशोधन दिए होंगे। अगर आपके पास जीएस सुधा है तो उसमें से एक बार आप संविधान संशोधन या अन्य कोई भी किताब है आपके पास में, जो भी किताब आपके पास होगा, है ना, चाहे लुसेंट है, चाहे अन्य कोई और किताब है आपके पास, चाहे मनोहर बुक हो आपके पास, स्टैटिक जीके हो चाहे हमारी, उसमें से एक बार आप संविधान संशोधनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे आएंगे, बोलेंगे फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर करेंगे, आंसर। 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो बीडीएमएस, बोडो है, डोंगरी है, डोंगरी नहीं लिखी हुई है, क्या बोलेंगे? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते थे हम इसको? महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, MSDB, यानी कि मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। ये सब कब जुड़ी थी? 92वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, ये बताएं। 92वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में? तो आप कहोगे भैया ये जुड़ी हैं आपका 2003 में, 2003 में। अच्छा, एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था, सबको पता होगा। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसमें किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक बोलते हैं इसको, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। किसको? कोंकणी को साथी जोड़ा गया था, कोंकणी को। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। संविधान के 96वां जो संशोधन हुआ, उसका क्या उद्देश्य था? बोलेंगे भी फटाफट से। भैया जी इनको डांट लगाओ, इन्होंने टाइम आउट कर दिया मेरे को। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई तुम? हैं? मुर्गा बना दे इनको? चलो इनको सजा दी जाएगी, है ना? तुम्हारे पास अधिकार है, लेकिन याद रख लेना तुम, ठीक है? आर्टिकल 72 तुम्हारे हाथ में है, सजा माफ आप कर सकते हैं आप चाहें तो। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द के प्रयोग की बात 96वें संविधान संशोधन का उद्देश्य था। एकदम सही बात है, इसी के लिए आया था 96वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये क्या है, एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कब हुआ? ये 99वां संविधान संशोधन था। क्या बोलेंगे? 99वां संविधान संशोधन था 2014 का। ये मैंने अभी भी आपको बताया था 3-4 दिन पहले ही। लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी आरक्षित सीटों की संख्या में विस्तार की बात ये की गई थी 95वें संविधान संशोधन। 95वां संविधान संशोधन था 2009 का। विरोधी दल कानून के सख्तीकरण हेतु मंत्रिमंडल के आकार को विधायी सदस्यों के 15% तक सीमित करना, ये किया गया था आपका 91वें संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन था 2003 का, उसके द्वारा इसको किया गया था। आप मुझे बताओ जो संविधान संशोधन है वो किस आर्टिकल में बताया गया है? ठीक है, संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं, संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आप कहेंगे
संविधान संशोधन जो है भैया ये आपका आर्टिकल 368 में है, 368 में। किस देश से हमने इसको लिया है? तो आप बोलेंगे साउथ अफ्रीका से हमने इसको लिया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से इसको हमने लिया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। पहली बार कब किया गया था संविधान संशोधन? पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। आपसे कई बार पूछ लेता है संविधान संशोधन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे भाग 20 के अंतर्गत आता है, भाग 20 के। आप मुझे बताओ 97वां संविधान संशोधन क्यों हुआ था? 97th। क्या बोलोगे? जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2011 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया था, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दिया। सहकारी जो समिति हैं, सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया था। किसको? सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ? 36वां जो संविधान संशोधन हुआ 1975 में, ये किस लिए हुआ था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? पहले तो को स्टेट बनाया गया था, इसको पूर्ण राज्य बनाया, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया था, याद रख लेना। एक पूछा जाता है लोकसभा में जो सीटों की संख्या थी 525 से जो 545 की गई थी वो किससे? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बताएंगे। क्या बोलेंगे? लोकसभा में जो सीटें थी, लोकसभा में सीटें 525 से बढ़ा करके 545 की गई। ये किस संविधान संशोधन से हुआ था? तो याद रखना ये 31वां संविधान संशोधन था 1974 का। क्या बोलेंगे? 1974 का। आप मुझे बताओ जो पूर्वोत्तर राज्यों का गठन हुआ था, पूर्वोत्तर राज्यों का गठन वो किस संविधान संशोधन से हुआ था? तो वो था 1971 का 27वां संविधान संशोधन, जिससे आपका यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको फॉर्म किया गया था, उनको गठित किया गया था। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? 99वां। देखिए जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 101वां। क्या बोलोगे? 101वां अनुच्छेद है जो कि जीएसटी से संबंधित है 2016 का। जीएसटी कब लागू हुआ था हमारे देश में? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ओके जी। एनजेएसी की स्थापना, अभी मैंने आपको बताया एनजेएसी की स्थापना कब हुई थी? आपका ये 99वां संविधान संशोधन था 2014 का, इसी के द्वारा की गई थी, इसी के द्वारा। ठीक है। कर्नाटक ये पता नहीं हमको। बांग्लादेश के लिए कौन सा था? बांग्लादेश और भारत की भूमि के बीच में समझौता, ये 100वां संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन था, ये 2015 का था, 2015 का। 101 हो गया। 102 आप बताइए 102वां संविधान संशोधन किसके लिए है? भैया अमर्त्य सेन जी को 1998 में मिला था। अब बता रहे हो आप 102वां जो संविधान संशोधन था वो है भैया आपका ओबीसी के लिए। किसके लिए? ओबीसी के लिए, आरक्षण के लिए। 103वां पूछे आपसे तो 103वां ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। आपसे पूछ ले 106वां मुझे बताओ अभी 106वां किस लिए चर्चाओं में था? 106वां किस लिए चर्चाओं में था? बहुत छोटे शब्दों में लिखना भैया, बार बार लिख रहे हैं भैया। लुसेंट बुक ठीक है क्या? हाँ आपके पास लुसेंट है तो अच्छी किताब है वो, ठीक है, अच्छी किताब है, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे 106वां भैया नारी शक्ति के लिए है, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई? 33% आरक्षण की बात की गई। क्या बोलेंगे? 33% आरक्षण की बात की गई। बोलेंगे अभी फटाफट से। नहीं जी भास्कर राज आप गलत लिख रहे हैं। नारी शक्ति से, नारी शक्ति से, बहुत बढ़िया। 33% आरक्षण की बात है, लेकिन मैंने अभी वीडियो बनाया था एक, क्या हम आज़ाद हैं, किस किस ने देखा था वो? आरक्षण तो महिलाओं को मिलता है, लेकिन क्या सही में सभी महिलाओं को मिलता है? आप कहोगे नहीं जी, लोकसभा में आरक्षण का मतलब होता है कि वहाँ पर उतने मतलब लोगों को पहुँचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन जो टिकट्स मिलते हैं वो किन को मिलते हैं? क्या साधारण महिलाओं को मिलते हैं? क्या ये देश में ढूंढा जाता है ये एजुकेटेड महिलाएं हैं, या ये देश के लिए अच्छा काम कर रही हैं तो इनको आगे बढ़ाया जाए? अब बताएं। ओके। हाँ ठीक है, नो कह रहे हो तुम यार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए को विशेषाधिकार प्रदान करता है। 371 ए, ए में क्या है? ए फॉर आया, ए फॉर आया इसको बोलते थे नाग, ए फॉर आया नाग। 371 बी में क्या था? भाई आएंगे आज शाम को। क्या बोलोगे? भाई आएंगे आज शाम को, आज शाम को।
सी से क्या होता था, मणि को कैच करने के लिए सब घूमते रहते हैं, सी फॉर कैच, पकड़ने के लिए, मणि किसी के हाथ में आ जाए। सीख से क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्रूट। 371 एफ, एफ हो गया। मिजोरम, मजे आ रहे हैं तुम्हारे, हाँ जी, फुल जी लग रहा है एकदम से, जी लग रहा है, जी लग रहा है, ठीक है। 371 बी, 371 डी, 371 डी, 371 डी और 371 ई, ये किसके लिए है, तो बोलते दे क्या, अंधे को तेल। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दे में आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के लिए बताओ कौन सा आर्टिकल है अरुणाचल प्रदेश के लिए, तो अरुणाचल क्या बताता था मैं, अरुणाचल गए होंगे घर, होम। 371 एच इसमें आता है अरुणाचल के लिए, किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए 371 एच है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 371 आई बताओ कौन कहाँ पर आई, गोवा घूमने आई, गोवा घूमने आई, गोवा क्या बोलेंगे, गोवा आ जाता है। 371 जे बताओ किसके लिए है, 371 जे ये हैदराबाद और कर्नाटक, किसके लिए, हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष था, हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष था, ठीक है। आपको याद होगा जब संविधान को आप पढ़ते होंगे तो भाई भाग जो 21 है, भाग 21 के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, देखिए एक सिफारिश की गई थी संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति जो कि 1962 में गठित हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय पर थे या नहीं थे, मुझे बताएंगे, आप कहोगे नहीं, इस समय पर नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस समिति की जब सिफारिशें लागू हुई और कुछ आपका आयोग बने, तो वो जो आयोग बने उनके लिए जिम्मेदार माना जाता है किनको, लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो संथानम समिति की सिफारिश पर एक तो याद रख लेना 1963 में क्या बना था, या क्या बोलेंगे, सीबीआई, सीबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। और सीबीआई की स्थापना हुई और 1964 में क्या बना था इसी समिति की सिफारिश पर, वो बना था आपका 1964 में सीवीसी, जिससे क्वेश्चन है चीफ विजिलेंस कमीशन, मुख्य सतर्कता, क्या बोलेंगे, मुख्य सतर्कता आयुक्त बोले या केंद्रीय, क्या बोलोगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। इसके जो सीवीसी के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, पहले अध्यक्ष यानी कि पहले जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए, पहले सीवीसी जो बनाए गए थे वो एन श्रीनिवास थे, कौन थे, एन श्रीनिवास, एन श्रीनिवास को बनाया गया था। वर्तमान में आप बता सकते हैं सीवीसी कौन है हमारे देश के, वर्तमान में चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है, आप सबका आंसर है ये, उम्मीद हम करेंगे, क्योंकि आपको नियुक्तियां और पोस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सारे लोग बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे आपका क्या हो गया इसमें, भैया 31वां एक बार देख लीजिए संविधान संशोधन क्या हो गया 31वें में, 31वां, 36वां 1975, 34वां 1974 हो गया, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ 31वां हमने 1974 लिख दिया गलती से, 1972 होगा ये, 1972, रियली सॉरी 1972 होगा। जिस भी साथी ने आंसर दिया एकदम से ठीक दिया है, बहुत ठीक आंसर आपका है, आएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, एचआरए, कल हमने आपको बताया था जी, संजू कुमार जी बोलेंगे अभी फटाफट से, आंसर करेंगे भैया, आंसर करोगे एक बार सारे लोग, तो क्या कहेंगे, एचआरए का गठन हुआ था 1924 में। कल गया अधिवेशन मैंने आपको बताया था, एक बार बताइए गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में। उसके बाद में गांधी जी का जो चोरी चोरा के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय था, उसका विरोध किया गया और देश में दो खेमे, जो छात्र वर्ग था वो अलग हो गया और जो नेता वर्ग था वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, ठीक है। आज हम आपको एक बात और सिखाना चाहेंगे, आंदोलनकारी पर्सन है, तो लेनिन ने एक बात कही थी, लेनिन ने कहा था कि हमारे देश में मतलब सरकारें निरंकुश क्यों हो जाती हैं, या किसी भी देश में सरकारें निरंकुश क्यों हो जाती हैं, तो उनके निरंकुश होने का कारण है कि जब किसी एक वर्ग का दमन होता है, तो जब कहीं पर वो दूसरा वर्ग जो है वो शांति बनाए रखता है। जैसे आपने देखा होगा इस देश में जब किसान आंदोलन होता है, तो क्या उनके साथी बनने के लिए बाकी सभी वर्ग मौजूद हो जाते हैं, कि छात्र वर्ग भी या मजदूर वर्ग भी उनके लिए आंदोलन करने के लिए, या जब मजदूर वर्ग की बात आती है क्या इस देश के किसान और छात्र सब उसके लिए मिल जाते हैं, या जब छात्रों के हित की बात आती है, जब छात्रों को कोई आंदोलन करना होता है, तो क्या इस देश के मजदूर और इस देश के किसान वर्ग उसमें शामिल हो जाते हैं। जैसा कि 1857 की क्रांति से भी हमने सीखा था कि कारण जो थे, फेलियर्स जो थे किसी के भी, वो फेलियर्स थे इस वजह से क्योंकि वो संगठित नहीं हो पाता था, उसकी डिमांड नहीं उठ पाती थी और उसका दमन कर दिया जाता था।
तो इसीलिए कभी भी कोई आंदोलन हो और उस आंदोलन को सफल बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें सभी वर्ग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो एचआरए बना था 1924 में, और ये एचआरए जो बनाया गया था आपका, मुझे बताइए इसकी स्थापना किस शहर में हुई थी, किस शहर में? तो आप बोलोगे ये स्थापना हुई थी कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में हुई थी, कानपुर में। कौन थे संस्थापक? कानपुर में आपका सचिंद्र सान्याल ने। क्या बोलोगे? सचिंद्र सान्याल ने। इस संगठन के लोगों के बारे में मुझे बताओ, कौन से एक एक्शन को इन्होंने अंजाम दिया था? ठीक है, यही फिर बाद का 1928 में क्या बन गया था? 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था। क्या बोलेंगे? HSRA कहाँ पर बना था? फिरोजा शाह कोटला में। कहाँ पर? फिरोजा शाह कोटला मैदान में, जिसका अब नाम क्या है फिरोजा शाह कोटला का? फिरोजा शाह कोटला मैदान का अभी वर्तमान में क्या नाम है बोलेंगे? फिरोजा शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में, मैदान नई दिल्ली में HSRA, क्योंकि सरकार ने इस पर बहुत सारी रोक लगा दी थी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। अच्छा, HRA का जो संविधान था वो कहाँ पर लिखा गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए का जो संविधान था, एचआरए का जो संविधान था वो कहाँ पर लिखा गया था? तो ये लिखा गया था इलाहाबाद में। खाका तैयार हुआ था इलाहाबाद में। इनकी जो साथी आपका, मुझे बताओ, इनका जो घोषणा पत्र था, इनका जो घोषणा पत्र था जिसमें इन्होंने गांधी जी को कह दिया था कि गांधी जी तो छद्म रूपी महात्मा है, जैसे ही स्थिति आती है वैसा ये खुद को बदल लेते हैं। ठीक है, मुझे बताएंगे एक बार, फटाफट से आंसर करेंगे। लागू 1973 में हुआ बच्चे, 1973 में। ठीक है, आगे आएंगे। 1973 में रिया। घोषणा पत्र इनका क्या था? द रिवॉल्यूशनरी था। क्या था? द रिवॉल्यूशनरी था, रिवॉल्यूशनरी। क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशनरी था इनका घोषणा पत्र। और इनका जो आपका पुस्तिका आती थी, जो पत्रिका आती थी, जो मैगजीन आती थी एचआरए की, उसका नाम था क्रांति। क्या बोलोगे? क्रांति उसका नाम था। ठीक है, जैसे सचिंद्र सान्याल है, इनकी एक बुक आप जरूर पढ़ना कभी, इनकी एक किताब आप पढ़ना, मैंने इतिहास की कक्षाओं में भी आपको सजेस्ट किया था, बंदी जीवन। क्या बोलोगे? बंदी जीवन को पढ़ेंगे। थम्स अप करे जी भैया, बाद में एग्जाम देके फिर पढ़ेंगे। ठीक है, बाद के लिए भी मत छोड़ो सारी चीज़ों को, बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे आएंगे। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बोलेंगे सारे लोग आंसर है। काकोरी ट्रेन डकैती, लेकिन इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। किस वर्ष में किया गया काकोरी ट्रेन एक्शन? बताओ फटाफट से। काकोरी ट्रेन एक्शन जो नाम दिया गया, ये दिया गया आपका, क्या बोलोगे? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम 2021 में। कब हुई थी ये घटना? ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। बाकी घटनाएं आप मुझे बताओगे। इसमें कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 10 सदस्य आपका एचआरए के थे। ये ट्रेन जाती थी लखनऊ से सहारनपुर। इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। प्लानिंग बनी कि यहाँ से हमको पैसे प्राप्त करने हैं और उनसे फिर हथियार खरीदने हैं। गोली कोई नहीं चलाएगा, लेकिन एक गोली मनमत दास गुप्ता के द्वारा चल गई, जिसकी वजह से 40 लोगों पर मुकदमा चला और 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। कितने लोगों को फांसी हुई थी? बहुत पूछा जाता है इस घटनाक्रम में। तो फांसी हुई थी 4 लोगों को। किसको? 4 लोगों को फांसी हुई थी। कौन कौन थे? एक तो थे आपका राम प्रसाद बिस्मिल। मुझे बताओ इनको फांसी कहाँ पर दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दी गई थी। गो वर्ड से याद रख लेना, गोरखपुर। क्या बोलोगे? गोरखपुर। राम और गो एक जैसे ही शब्द आपको लगते हैं। ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, राम और गो। तो गोरखपुर में आपका अशफाक उल्ला खां को बताओ। अशफाक उल्ला खां को कहाँ पर फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी अशफाक फैज़ाबाद में। कहाँ पर? फैज़ नाम से याद रखेंगे, फैज़ाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को याद रख लेना, इनको फांसी कहाँ पर हुई थी? राजेंद्र लाहिड़ी जी को। राजेंद्र लाहिड़ी जी को जो आपका इनकी शहादत हुई, राजेंद्र लाहिड़ी जी की, वो हुई थी आपका गोंडा में। क्या बोलेंगे? इसको तो हम ऐसे याद रखते थे लाओ हड्डी, तो भैया हड्डी तो अब गड़ी हुई है इस तरह से। गोंडा, गोंडा जेल में हुई थी। और कौन थे? आपका ठाकुर रोशन सिंह। तो नाम रोशन कर देना, यानी नाम आबाद हो जाना, आबाद। ठाकुर रोशन सिंह, इनको फांसी कहाँ पर हुई थी? तो रोशन सिंह जी को जो फांसी हुई थी आबाद, इलाहाबाद। क्या बोलोगे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनको फांसी की सजा हुई थी, इलाहाबाद में। कब हुई थी आपका? देखिए, जैसे ये 3 व्यक्ति थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात करें, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, इनको हुई थी 19 दिसंबर 1927 को।
और तीनों को इसी में हुई थी, तीनों को। सिर्फ आपका राजेंद्र लाहिड़ी जी को अलग फांसी दी गई, उनको दी गई थी 17 दिसंबर को। कब? 17 दिसंबर 1927 को। बाकी सबको फांसी तीनों को एक डेट पर हुई, रामप्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह जी को। आंसर बता दिया ना। काको किसके द्वारा आयोजित की गई थी? एचआरए के सदस्य थे। क्या बोलोगे? एचआरए के सदस्य थे। राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, स्वराज पार्टी 1923, अनुशीलन समिति 1902। ये हम आगे आएंगे। भगत सिंह जी और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन साइंडर्स की हत्या की थी? सैंडर्स की। यानी मारना तो स्कॉट का था, लेकिन आप जानते ही हैं जो पहली गोली चला दी थी उसके बाद में जब गिर गया सैंडर्स तो बाद में पहचान हुई और भगत सिंह जी ने कहा था, क्या कहा था भगत सिंह जी ने? भगत सिंह जी ने कहा था पंडित जी ये स्कॉट नहीं है, और फिर 3-4 गोली मारी सैंडर्स को। तो क्या बोलेंगे? किसका बदला लेने के लिए? ये बदला था लाला लाजपत राय जी का। लाला लाजपत राय जी की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? इनकी डेथ बताओ कब हुई थी? तो ये डेथ हुई थी 17 नवंबर 1928 को। क्या? 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को, ठीक है। और किस लिए हुई थी? साइमन कमीशन का विरोध। मुझे बताओ साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन के विरोध में क्या कह रहे थे? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था आपका, और उसी विरोध के चलते लाठियां बाजी गई, ठीक है। साइमन कमीशन देखिए आपसे पूछे इसका गठन कब हुआ था, तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो आप कहोगे 26 नवंबर 1927 को, ये तब बना था। भारत आया कब था? भारत आया ये आपका, भारत आने की बात करें तो बोलेंगे 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पर पहुंचा था? बम्बई में पहुंचा था भैया, बम्बई में। क्या बोलेंगे? बम्बई में पहुंचा था, बम्बई में। क्यों आया था? 1919 के एक्ट की समीक्षा करने आया था, लेकिन भारतीयों को इसमें नहीं रखा गया, और भारतीयों को नहीं रखा गया था इसमें तो इसीलिए आपका, क्योंकि इसमें सिर्फ अंग्रेज थे, 7 अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसको बोला गया व्हाइट मैन कमीशन। क्या बोला गया? व्हाइट मैन कमीशन इसको बोला गया। इसी के विरोध में लाल लाजपत राय जी के ऊपर लाठियां बांधी गई, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चोरी चोरा आप पढ़ चुके हैं, बिस्मिल जी के बारे में अभी बता दिया, जलियांवाला बाग हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन है क्या? 1942 का, 1942 का। असहयोग आंदोलन 1920 का है, तो आप कहेंगे 1916 का आपका होम रूल आंदोलन है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन को? भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहा जाता है। कहाँ से शुरू हुआ था ये नमक सत्याग्रह? पहले तो इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। 12 मार्च 1930 से लेकर के 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक। क्या बोलोगे? 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, और ये 24 दिन चला था। कितने दिन? 24 डेज। 24 डेज में 241 माइल्स की यात्रा की गई थी, या 385 किलोमीटर कहिए। और याद रख लेना इसमें क्या और बता रहे थे, हाँ कहाँ से? साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से शुरू होकर के कहाँ तक पहुंचा था? साबरमती आश्रम से शुरू होके जो नवसारी जिला है जहाँ पर दांडी स्थित है, नवसारी, नवसारी तक गुजरात में ये चला था, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, इसी दौरान एक आंदोलन और चल रहा था। इसी दौरान, वो आंदोलन कौन सा था? इसी दौरान चल रहा था आपका रेड शर्ट मूवमेंट। क्या बोलोगे? रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन भी चल रहा था। और लाल कुर्ती आंदोलन कौन चला रहा था मुझे बताएं फटाफट से? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये चलाया जा रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, याद रख लेना। अच्छा, इसी की तर्ज पर जैसा कि ये नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने यात्रा की थी, ऐसे ही भारत में बहुत जगह पर और भी जगह पर यात्राएं हुई थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी 6 अप्रैल, गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी आपका मई में। गांधी जी जो गिरफ्तार किया गया था, गांधी जी कब गिरफ्तार हुए थे? गांधी जी इसमें गिरफ्तार हुए थे आपका, गिरफ्तार हो गए थे आपका गांधी जी कब? 5 मई 1930 को। क्या बोलोगे? 5 मई 1930 को। इसके बाद में जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, वो किसने किया था? तो नेतृत्व किया था आपका इसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने। और जब बदरुद्दीन तैयब जी गिरफ्तार हो गए थे तो बदरुद्दीन तैयब जी, क्या बोलेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी, इनके बाद में फिर सरोजनी नायडू जी ने आपका इसको आगे चलाया था। अच्छा मुझे बताओ, गांधी जी की तर्ज पर ही तमिलनाडु में यात्रा किसने की थी? तमिलनाडु में यात्रा किसने की थी? तो आप कहेंगे भैया तमिलनाडु में जो यात्रा की थी वो सी राजगोपालाचारी जी ने की थी, सी राजगोपालाचारी जी ने की थी, ठीक है।
अच्छा, इस सब आंदोलन को कौन व्यक्ति था, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी इतिहास में, जिसने कैप्चर किया था। कौन था वो जिसने ब्रिटिश सरकार को तस्वीरें भेजी कि ये मतलब पूरी दुनिया को तस्वीरें भेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये दिखाया कि ब्रिटिश सरकार किस तरह से यहाँ पर हमारे लोगों के ऊपर लाठियाँ बांध रही है, ठीक है। मतलब किस तरह से हमारा शोषण हो रहा है। और तुम याद रख लेना, जितने भी हमारे प्राचीन क्रांतिकारी थे, उनकी लड़ाई मतलब ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनकी लड़ाई थी आपका असमानता और शोषण के विरुद्ध में। किसकी? असमानता और शोषण के विरुद्ध में। आज भी लोग लड़ते हैं इस देश में, बहुत सारे क्रांतिकारी आज भी हैं जो असमानता और शोषण के लिए सरकार से लड़ते हैं। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो मार्च, असमानता और शोषण तो आप समझते होंगे ना, बोलेंगे भी फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो क्या बोलेंगे? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, और सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्या बोलेंगे जी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाएगा, यही बात थी। उसीलिए वो बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था। किस डेट को हुआ था गांधी इरविन समझौता, ये आपको बताना है। गांधी इरविन समझौते की बोलेंगे भी फटाफट से, गांधी इरविन समझौता ये हुआ था भैया 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को। किस किस के बीच में? गांधी और इरविन। और इन दोनों को दो महात्मा किसने कहा था? दो महात्मा किसने कहा था? इन दोनों को जो दो महात्मा कहा था वो कहा था आपका सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने कहा था। सरोजनी नायडू ने इनको दो महात्मा कहा था। अच्छा, गांधी इरविन समझौते को और क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है दिल्ली समझौता। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम है इसका दिल्ली समझौता। क्या बोलोगे? अन्य नाम है इसका दिल्ली समझौता। क्या बोलोगे? दिल्ली समझौता इसका अन्य नाम है, दिल्ली समझौता, ठीक है। इसका जो अनुमोदन हुआ था वो कहाँ से हुआ था बताएंगे? इसके बारे में बात कहाँ से हुई थी? अप्रूवल जो हुआ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, कराची अधिवेशन। मुझे बताओ कराची अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन साहब कर रहे थे? आपको याद होगा जब भगत सिंह जी को फांसी हुई 23 मार्च 1931, उसके कुछ दिन बाद ही कराची में अधिवेशन था, और उस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जहां पर किसानों के लिए मौलिक अधिकारों की बात पहली बार की गई थी, ठीक है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है भैया, वो पत्रकार वेव मिलर था। क्या बोलेंगे? वेव मिलर था। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे। ऊपर दिखाए क्या कह रहे हैं? आंसर आएगा सर। सब लोग बोलते हैं दलितों ने आज़ादी के लिए योगदान नहीं दिया, दलितों को रोड पर चलने तक नहीं देते थे जातिवादी लोग। आज़ादी हुई, दलित योगदान कहाँ से योगदान देते? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, फिर भी योगदान है। ऐसी कोई जाति नहीं है इस हिंदुस्तान की, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसका इस देश के लिए योगदान ना हो। छोटा सा जवाब ऐसे एक बात का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी, मिंडानाओ बताएंगे जी। तो किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, बोलेंगे जी। किसको जाना जाता है? आपका क्यूबा को, जावा को, सुलावेसी को, मिंडानाओ को। ये तो प्रश्न का उत्तर हमें भी नहीं पता है। आप बताओ जरा फटाफट से, वादे की भूमि। कुछ और इतने हम आपसे पूछते हैं, मुझे बताओ लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये बहुत पूछा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। लैंड ऑफ ड्रैगन भी इसको कहा जाता है। तो किसको बोलेंगे? भूटान को। वज्रपात की भूमि भी इसको कहते हैं, कभी भी आ जाते हैं वज्रपात आपका। मुझे बताओ स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका म्यांमार को। किसको? म्यांमार को कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं लैंड ऑफ द गोल्डन वूल किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ द गोल्डन वूल किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ द गोल्डन वूल किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वेनिस शहर को। किसको? वेनिस को। मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है?
मोतियों का द्वीप किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का, आइलैंड ऑफ पल्स, मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? बहरीन को। बहरीन किसकी कैपिटल है, बता सकते हैं क्या? मुझे बताओ। धूम्र नगर किसको कहा जाता है? धुएं का नगर, हवा वाला नगर भी कहा जाता है। सॉरी, क्या बोलोगे? धूम्र नगर किसको कहा जाता है? धूम्र नगर। तो क्या कहेंगे? धूम्र नगर जो कहा जाता है आपका, वो है शिकागो को। किसको? शिकागो को कहा जाता है। शिकागो को कहा जाता है, शिकागो को। आप मुझे बताओ, ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी, तो ग्रेनाइट सिटी आप बोलते हैं किसको? एबरडीन को। एबरडीन कहाँ पर स्थित है? एबरडीन स्कॉटलैंड का एक शहर है, एबरडीन आपका। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? क्योंकि वो यूरोप में ऐसे ही निकला हुआ है जैसे जहाज में, जहाज में कॉकपिट निकला हुआ था। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेल्जियम को। किसको? बेल्जियम को, बेल्जियम को कहा जाता है। पश्चिम का, मुझे बताओ, पश्चिम का बेबीलोन किसको कहा जाता है? पश्चिम का बेबीलोन, इसके तो बहुत सारे नाम हैं। पश्चिम का बेबीलोन भी इसको बोलते हैं आपका। पोप का शहर भी बोलते हैं। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी भी इसको कहा जाता है, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी। या इसको हम 7 पहाड़ियों का नगर भी बोलते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर भी बोलते हैं। या इसको हम शाश्वत शहर भी कहते हैं, शाश्वत। तो वो कौन सा है? वो रोम है। कौन है? वो रोम शहर है। कौन सा है? रोम शहर है। मिंडानाओ द्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे इसका आंसर नहीं पता था, आप लोगों ने इसका आंसर मुझे बताया है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? द्वितीयक वायु प्रदूषक जो कि आपका सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। देखिए, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो सीधे सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सीधे उत्सर्जित होता है, धुंध सीधे, लैड सीधे फैक्ट्रियों से, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो क्या बोलेंगे आपका? सीधे, ये तो सॉरी, ये तो सीधे उत्सर्जित होते हैं। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका, या अगर हम बोल दें नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, तो ये सब क्या है? ये द्वितीयक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन बोलेंगे अभी फटाफट से, बोलेंगे। सारे लोग आंसर करेंगे। सारे लोग बताएंगे। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। कब हुआ था रामसर सम्मेलन पहली बार? तो पहली बार ये हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को। क्या बोलेंगे? पहली बार ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान, ईरान का जो शहर है रामसर, वहाँ पर ये आयोजित हुआ था। ठीक है। और जो पहली रामसर साइट बनी थी वो कब बनी थी, किस वर्ष में बताओ? पहली जो रामसर साइट बनी आर्द्रभूमि को बचाने के लिए, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, रामसर साइट आप एक बार पढ़ना। 1974 में ऑस्ट्रेलिया की जो कोबोर्ग द्वीप थी, कोबोर्ग द्वीप थी, ठीक है। इंडिया ने कब साइन किए थे? इंडिया के साइन कब हुए थे इस समझौते पर? तो इंडिया ने साइन किए थे 1982 में। और पहली जो रामसर साइट बनी थी भारत की, पहली भारतीय रामसर साइट मुझे बताओ, पहली भारतीय रामसर साइट कौन सी थी? तो रामसर साइट थी पहली भारतीय, वो थी आपका, क्या बोलेंगे? चिल्का झील। चिल्का झील 1981। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में ये स्थित है और 1981 में चिन्हित हुई थी, 1981 में ये चिन्हित हुई थी। अब आप मुझे बताओगे, अगर चिल्का झील विकल्प में नहीं आता है, बोलेंगे अभी फटाफट से। सर, आपने 8th प्रैक्टिस सेट में अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम बैडमिंटन में नंदू पाटेकर को मिला, पर आपने इसका संबंध बास्केटबॉल से बताया, प्लीज़ राइट आंसर। नहीं यार, नंदू पाटेकर आपका बैडमिंटन में मिला है, बैडमिंटन में उनको मिला है, बिल्कुल ठीक बात है। बास्केटबॉल से कोई मतलब नहीं बनता बेवजह। कुछ मिसकंसेप्शन, क्या, सॉरी, एक अभी तो यही रह गया बीच में। मुझे बताओ, पहली रामसर साइट होगी। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वो सुंदरवन लैंड है, सुंदरवन है आपका वेस्ट बंगाल की। सबसे छोटी रामसर साइट मैं आपसे पूछूं तो कौन सी है? वो हिमाचल प्रदेश की रेणुका है। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कुल रामसर साइट कितनी हो गई है? कुल रामसर साइट, और किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है? कुल रामसर साइट, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो कुल जो रामसर साइट है आपका, वो हो गई है आपका, क्या बोलेंगे? कुल रामसर साइट 94। और कौन सी बनी है 94 भी जो बनी है? वो बनी है आपका गोगाबील झील। कौन सी? गोगाबील जो आपका लेक है, कहाँ की है गोगाबील? वो आपका बिहार की है, बिहार की। अभी अगर इसमें बाद में भी कुछ जुड़ जाए तो वो आपको देख लेना है। सर्वाधिक
सर्वाधिक मुझे बताइए कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितनी है वहाँ पर रामसर साइट, उनकी संख्या 20 है। क्या बोलोगे, उनकी संख्या भैया 20 है, 20 है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या दिया हुआ है, इधर नेशनल पार्क दिए हुए हैं, उधर उनकी राज्यों में स्थिति बताई गई है। तो इंद्रावती कहाँ पर है आपका, हेमिस कहाँ पर है, लद्दाख में है। बेतला आपका भैया झारखंड में, पलामू में है। नौरा घाटी, नौरा वैली कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग में है। इंद्रावती कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा में है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, ये तो देश की परिचित जगह है। तो क्या बन जाएगा, 4 से शुरुआत हो जाएगी, सॉरी 4 के बाद में फिर 3 आएगा, फिर सॉरी 4 3, फिर आएगा आपका 2, 4 3 2, 4 3 2 1 बन जाएगा, 4 3 2 1 बन जाएगा, ठीक है। अब आप हमें बताओ जरा, कुछ नेशनल पार्क हम आपसे पूछना चाहेंगे। बिसन बताओ, बिसन जिसको बाइसन भी कहा जाता है, बाइसन नेशनल पार्क कहाँ पर है। बाइसन, बाइसन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो बाइसन नेशनल पार्क है आपका त्रिपुरा पर। यहाँ पर एक क्लाउडेड नेशनल पार्क भी है, हाँ जी। बांदीपुर बताओ कहाँ पर स्थित है। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है आपका, बांदीपुर वो कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर है, वो कर्नाटका में स्थित है बांदीपुर। कैंपबेल बताओ मुझे फटाफट से, कैंपबेल कहाँ पर स्थित है, तो कैंपबेल आपका, पबेल ये क्या बोलोगे, ये अंडमान और निकोबार में, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार आप लिख सकते हैं, अंडमान निकोबार में है। मोलेम कहाँ पर है बताएंगे फटाफट से। मोलेम जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो मोलेम है आपका गोवा में। भाई गोवा चलो तो मो भी ले चलना है ना। इटांग की कहाँ पर है, इटांग, इटांग की, इटांग की कहाँ पर स्थित है आपका, इटांग की ये नागालैंड में स्थित है। क्या बोलोगे, नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में। सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही कहाँ पर है आपका बताएंगे, तो जो सिरोही नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। पापी कोंडा बताओ कहाँ पर स्थित है, पापी, पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो सिरोही क्या बोलेंगे भैया, सिर पर होती है मणि, क्या बोलोगे। कोइबुल लामजाओ भी यहाँ पर है, बहुत पूछा जाता है। पापी कोंडा आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। राजीव भी था यहाँ पर, वेंकटेश भी होता था। रोहिला बताओ कहाँ पर है, रोहिला, रोहिला जो नेशनल पार्क है, रोहिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क बताओ कहाँ पर है, पिन वैली, क्या बोलोगे, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली कहाँ पर है, साइलेंट वैली, नोरा वैली अभी मैंने आपको बता ही दिया। साइलेंट वैली ये आपका केरला में स्थित है, कहाँ पर है, साइलेंट वैली केरला में स्थित है। दाचीगाम, दाचीगाम, दाचीगाम आपका क्या बोलेंगे, दाचीगाम कहाँ पर स्थित है, वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सुल्तानपुर क्या बोलेंगे, सुल्तानपुर कहाँ पर स्थित है आप मुझे बताएंगे, तो सुल्तानपुर जो स्थित है आपका वो हरियाणा में स्थित है। गुइंडी बताइए कहाँ पर है, जिसको गुइंडी भी कहा जाता है, तो गुइंडी पूछ ले आपसे, वो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, वो तमिलनाडु का नेशनल पार्क है। कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, बोलेंगे अभी फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड भैया, 96 हो गई हैं अब, ठीक है। एक्सिलिसेड सील को भी इसमें शामिल किया गया। अभी कितना बताया हमने आपको, अब 96 हो गई हैं। तो बच्चे बता रहे हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से 95 और 96 हो चुकी हैं। तो मुझे आप बताइए एक बार रिफ्रेश करके, सारे लोग बताइए 95 और 96 के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी आप इसको करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। और जैसे कि हमारा साथी लिख रहे हैं जाट शुभम, उन्होंने लिखा है सिलीसेड झील अलवर राजस्थान की रामसर साइट बन गई है 96वीं। तो ये आप सब लोगों को भी पता होगा, अगर इनको पता है थम्स अप करिए, थम्स अप करके बताएं मुझे फटाफट से। ये मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि करंट अफेयर्स का डेटा, क्योंकि वो हो सकता है कल को फिर बदल जाए, तो इसीलिए उसको आप लोग मद्देनज़र रखा करो, ध्यान में रखा करो उसको, है ना। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 का है, एकदम से ठीक है। किसान अधिकारों के लिए जो कृषक उन्नत और किसान अधिकार अधिनियम आया था वो 2001 का है। कब का है, 2001 का है, 2001 का है। डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 का है। और कृषि सुरक्षा अधिनियम ये 2002 का है। क्या बोलोगे, कृषि सुरक्षा अधिनियम ये आपका 2002 का है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपका, मुझे बताओ जिसको हम छाता एक्ट कहते थे पर्यावरण के लिए, वो कब का है। पर्यावरण, ये मैं आपको पहले भी नायक 2.0 में करा चुका था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब का है आपका,
संरक्षण अधिनियम है। जिन साथियों ने हमारी बात को फॉलो किया होगा हमेशा, जिन्होंने नायक को पहले किया होगा और अब फिर से हमारे साथ में रहे, या बहुत सारे साथियों ने शायद कई सीरीज पढ़ी होंगी, तो मैं ये कहता हूँ कि शायद आप विशेष रिजल्ट लेकर के आएंगे और परीक्षा के बाद में आप देखोगे कि हमने बहुत शानदार पढ़ा था पूरे वर्ष। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 छाता। अगर मुझे बताओ जल प्रदूषण के लिए कब आया था? वाटर पॉल्यूशन के लिए, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो जल प्रदूषण के लिए आया था आपका 1974 में। वायु प्रदूषण के लिए कब आया था? वायु प्रदूषण के लिए वो आया था आपका 1981 में। अब मुझे बताओ आप वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वनों को संरक्षित करने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, वो 1980 में आया था। जैव विविधता के लिए बताइए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए जो साथी आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, जैव विविधता के लिए जो अधिनियम आया था वो आया था हमारा कल 2002 में। ध्वनि प्रदूषण के लिए भी 2002 में। ठीक है, किसके लिए? आपका ध्वनि प्रदूषण के लिए भी कब आया था? तो ध्वनि प्रदूषण के लिए भी आया था हमारा 2002 में, 2002 में। मुझे बताओ राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब आई थी? नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, एनईपी बोलते हैं उसको, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी कब आई थी? एक तो वो है जो आपका एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति भी आई थी। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में आई थी, ये हमको पता होना चाहिए, 2004 में। NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है आपका, ये किस वर्ष में शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम, क्या बोलोगे? पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो आप बोलोगे ये शुरू हुआ था भाई साहब आपका 2009 में। कौन से मंत्रालय के अधीन ये आता है? तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। क्या बोलोगे? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। क्या बोलोगे? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन। क्या बोलोगे? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन। इसमें क्या होता है आपका, जो केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी होती है वो 50% की होती है, 50-50 की, यानी कि रेशियो बोले तो 50-50 का रेशियो इसमें होता है। मुझे बताइए जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, जहाँ पर हर घर तक आपका नल का पानी पहुँचाने की बात थी? क्या बोलोगे? जल जीवन मिशन, ये कब शुरू हुआ था? तो जल जीवन मिशन साथी हमारा शुरू हुआ था आपका, जल जीवन मिशन वो शुरू हुआ था हमारा 15 अगस्त 2019 को। लक्ष्य क्या रखा गया था इसमें? 5 साल का, यानी कि 2024 तक हर घर तक नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है? तो बढ़ा के अब इसको कर दिया गया है 2028। जैसे कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता तो उसको आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है ना। जैसे जो चीज़ें मान के चलो आपका कोई वादा हो जाए कि 2022 तक इसको दुगना कर देंगे, तो नहीं हो रहा 2022 तक, तो तुम कुछ कर लोगे? हैं बताओ, आगे कर देंगे हम इसको 2000। अब इसको एक काम कर लेते हैं, इसको कर दो 2032। 2032 को एक काम करो, 2047 का इंतजार तुम करो। तुम्हारा कुछ घूम रहा है बताओ? बोलो भाई फटाफट से, बहुत बढ़िया। घूमती गेम चले गोज में, क्या लिख रहे हैं? फेम चले बाई SSC चेयरमैन मिस्टर प्रवीण। बस चेयरमैन के मजे लेते रहो तुम, है ना। चेयरमैन का जो कार्टून बनाया है ना इस देश में, SSC के चेयरमैन का, कोई उसके सिर पे बाल लगा दे रहा है, कोई उसको कैमरे के सामने शकल रख के उसका कह रहा है ये फील्डिंग सेट कर रहा है हमारी। SSC के चेयरमैन के जितने मजे इस देश ने लिए उतने मजे किसी के नहीं लिए गए। और वो है भी कलाकार आदमी, तुम्हें पता ही होगा उसका, मतलब वो फिल्मी आदमी है ना, उसे कोई मतलब नहीं है। पहले ये नहीं कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं यार जो सेट किया गया है एग्ज़ाम, तो वो पता नहीं यार वो एग्जामिनर जो है वो किसी नशे में सेट नहीं कर दिया है पेपर। पहले ही बात चलती थी, लेकिन अब सबको पता है एग्जामिनर तो सब ठीक है। अब एक ही आदमी जो सेंटर बोलते हैं ना उसको, सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो, तो वो चेयरमैन ही है। एक पहले और थे ऐसे ही, वो तुम्हें शायद झेलने को नहीं मिले, वो हमारे टाइम पे थे, खुराना साहब। बड़े SSC में छाट के आदमी लेके आते हैं सारे लोगों को। तुम्हारे हिस्से में ये आए हैं साहब, है ना। 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को, ये बात याद रख लेना, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। अब कब होगा ये मिशन, कब तक है?
जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। यार मुझे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, लेकिन क्या करें। मुझे बताओ जल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ था? वो जुलाई 2019 में शुरू हुआ था, जुलाई 2019 में। कभी और करेंगे, है ना। चलो, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे, सारे लोग आंसर करेंगे। विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बना था 1971 में। कब बना था? 1971 में बना था। इसका मुख्यालय पूछ रहे हैं, ये मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा में। जो वॉशिंगटन डीसी है, इसमें किस किस का? आपका वर्ल्ड बैंक का है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी यहीं पर है, मॉनेटरी फंड का। ये 1944 में बना था, ये 1945 में बना था, 1945 में बना था, ठीक है। जेनेवा में और किस किस का? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का है इसमें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसी में है। ADB का बताओ कहाँ पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का बताओ। एशियाई विकास जो बैंक है आपका, क्या बोलोगे? ADB का कहाँ पर है? ये मनीला में है, मनीला। मनीला कहाँ पर स्थित है? वो फिलीपींस में स्थित है। OECD का बताओ मुख्यालय कहाँ पर है? OECD का, OECD का जो मुख्यालय है साथी, वो कहाँ पर स्थित है आपका? ये आपको बताना है, ठीक है। एक आप मुझे बताओ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है संघाई में, यानी कि चीन में स्थित है, चीन में, चीन में स्थित है। यूनिडी का बताओ, यूनिडो का, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका है वियना में, जहाँ पर ओपेक का है, जहाँ पर ओपेक का है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं ओपेक, उसका जहाँ पर वियना में। ये आपको बताना। OECD, OECD क्या है आपका? इसको बोलते हैं, OECD की बात करें तो आपका इसको बोल देंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? भाई साहब, जनगणना की क्लास आपने देखी हमारी या नहीं देखी? कितने लोग देख चुके थे? थम्स अप करके बताएं मुझे। सेंसस से क्वेश्चन हर हाल में दोस्त पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है, जरूर पूछा जाएगा। तो किस राज्य का? तो भैया केरल का सबसे उच्चतम है। कितना है? 1084 है, 1084। तमिलनाडु का भी अच्छा 996 आता है, ठीक है। हरियाणा का सबसे कम है, कितना है? सबसे कम, सबसे कम जो सेक्स रेशियो है, यानी सेक्स रेशियो तो आप समझते होंगे, यानी कि 1000 लड़कों पर बेटियों की संख्या कितनी है? बेटियों की संख्या, तो ये हरियाणा में सबसे कम है। दूसरे नंबर पर कौन आता है इसमें? 800, 880, 880 नहीं, 890 के साथ में आता है सिक्किम। 890 के साथ में कौन आता है? वो सिक्किम आता है। कौन आता है? सिक्किम आता है, सिक्किम आता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। सॉरी। 0 से 6 वर्ष तक का जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, 0 से 6 वर्ष तक की बात अगर हम करें तो इंडिया का कितना है बताएंगे? इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो 919 है। 1901 में ये 972 हुआ करता था, अब हम इसको घटाते जा रहे हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या वो 923 है। और शहरी की बात करें, लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष होगा तो ये 905 है, ठीक है, 905 है। यानी शहरों में जो रेशियो है वो और भी कम है, और भी कम है। मुझे बताओ यूटी में सर्वाधिक जो साथी आपका लिंगानुपात है वो किस यूटी का है? यूटी में आपका पुडुचेरी का, पुडुचेरी जो है इसका सर्वाधिक लिंगानुपात होता है। पुडुचेरी में जो सेक्स रेशियो है वो 1037 है। अच्छा मुझे बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है भारत का? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? क्या बोलेंगे? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपका, क्या बोलेंगे? माहे। माहे जो पुडुचेरी का ही है, पुडुचेरी का। यहाँ पर 1176 सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो है। अगर मैं साक्षर सॉरी, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। साक्षरता कहाँ की सबसे ज़्यादा है? तो वो भी केरल की ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे कम साक्षरता किसकी है? वो बिहार की है। किसकी है? बिहार की है। जनगणना की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिक झुग्गी आबादी है। हाँ जी, लगभग 5.5% लोग दिल्ली में झुग्गी आबादी में रहते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में। भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक झुग्गी आबादी है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर 10.5% लोग रहते हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। मुझे बताओ जो 2011 की बात हम करते हैं जनगणना की, इसके बाद में तो जनगणना हुई नहीं है। राष्ट्रीय जो श्रम दल है,
जो श्रम भागीदारी बल होता है आपका, श्रम भागीदारी यानी कि आपका लेबर में जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, श्रम भागीदारी जो बल है वो कितने कितने प्रतिशत है। जैसे कि मैं बोलूं पुरुषों का कितना प्रतिशत है और महिला कितना प्रतिशत इसमें हिस्सेदारी दिखाती हैं, तो पुरुष हैं लगभग 53% पे और महिलाओं की भागीदारी जो है वो 25% पे लगभग है। ये हमको पता होना चाहिए। अगर मैं पूछूं 2011 के अनुसार आदिवासी कुल संख्या कितनी है, 2011 के अनुसार आदिवासी संख्या कितनी है, तो आदिवासी संख्या बोलना 10.5 करोड़ है भैया, 10.42 CR उसको कहते हैं, 10.42 CR। आपसे पूछे 2011 के अनुसार आपका जो प्रजनन दर है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा प्रजनन कहाँ पर होता है, प्रजनन दर सर्वाधिक जो बच्चा पैदा करने में सबसे आगे हैं, क्या बोलोगे, वो बिहार है। कौन सा है प्रजनन दर, वो आपका बिहार में है, बिहार में है। 2011 के अनुसार अशोधित मृत्यु दर बताइए मुझे कितनी है, अशोधित मृत्यु दर कितनी है, अशोधित मृत्यु दर वो कितनी है, तो अशोधित मृत्यु दर है 7.1%। कितनी अशोधित मृत्यु दर क्या होती है ये आपको बताना है। एक लंबे यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ज्ञात की जाती है, तो वो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी इस वाले हाथ का नियम बोलता है ना, अंगूठे के पास वाली उंगलियों को यदि इस प्रकार से फैलाएं कि वो समकोण बनाए, तो ये क्या होता है, तो जो अंगूठा होता है, जो आपका अंगूठा होता है, ये किसको दर्शाता है, तो इसको हम याद करते थे आपका चालक की गति को, किसको, ये गति को दर्शाता है, चालक की गति को दर्शाएगा, चालक की गति को दर्शाता है आपका जो तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली होती है तर्जनी, वो आपका किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और जो मध्यमिका है, जो मध्यमा उंगली है, जो मध्य उंगली होती है, मध्य उंगली वो दर्शाती है आपका प्रेरित धारा की दिशा, किसकी दिशा, प्रेरित के लिए सॉरी, प्रेरित धारा की दिशा दर्शाती है, प्रेरित धारा की। मेलाकाइट रिक्त स्थान का एक अयस्क है, मेलाकाइट आज हम आपको देंगे, क्वेश्चन है आपके मेलाकाइट, मेलाकाइट किसका एक अयस्क है, सारे लोग आंसर करें। सर 1951 की जनगणना के बारे में भी पूछा जाता है, हाँ जी तुलना पूछी जाती है, 1951 और 2011 की साक्षरता की तुलना देख लेना, ठीक है, जनसंख्या की तुलना देख लेना, जनसंख्या कितनी थी उस समय पर, अब तक कितनी है, ये होगा, ठीक है, ये पूछे जाते हैं आंकड़े। मेलाकाइट किसका एक अयस्क है, तो मेलाकाइट आपका ये साथी तांबे का एक अयस्क है, तांबे का, और मुख्य अयस्क कौन सा होता है इसका, चलका पायराइट होता है आपका। पारे का बताइए, पारे का क्या होता है, सिनेबार होता है, सिनेबार। आज अयस्कों को एक बार पढ़ लेंगे सभी को, ठीक है। मुझे बताओ जिंक का, बताओ कितने लोग बताएंगे जिंक का, जिंक का अयस्क होता है कैलेमाइन, क्या होता है, कैलेमाइन होता है, कैलेमाइन। मैग्नीज का बताइए, मैग्नीज का क्या होता है, तो मैग्नीज का मुख्य अयस्क होता है आपका पायरोलुसाइट, क्या होता है, पायरोलुसाइट होता है, पायरोलुसाइट होता है, ठीक है। सोडियम का बताइए क्या होगा, तो सोडियम का होगा आपका, सोडियम का होता है चिली साल्ट पीटर, क्या बोलोगे, चिली साल्ट पीटर, कई बार बोरेक्स भी बोलते हैं, एक ही नाम होगा सॉरी, चिली साल्ट पीटर, या फिर आप इसको बोरेक्स भी कह सकते हैं। यूरेनियम का बताइए, यूरेनियम का क्या होगा, तो यूरेनियम का होता है पिच ब्लेंड, क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है, पिच ब्लेंड, U3O8 इसको कहा जाता है। बॉक्साइट से क्या बनता है बताइए, बताइए फटाफट से, बॉक्साइट किसका है, तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का, किसका, एल्यूमिनियम का, ये भी पूछा जाता है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो वो है आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट, क्या बोलेंगे, बॉक्साइट होता है। क्रायोलाइट भी बोला जाता है, क्रायोलाइट भी कहा जाता है, क्रायोलाइट भी कहा जाता है, ठीक है, क्रायोलाइट। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर पहचानिए, यानी कि इधर दिए हुए कौन सा टेस्ट होता है और किस रोग के लिए होता है। बहुत बढ़िया सर जी, मैं किसी भी एग्जाम को देने से पहले एक बार जरूर देखता हूँ, इस बार भी देखी थी, सीपीओ में क्वेश्चन भी आया उससे, हाँ आता है, जनगणना से हमेशा आता है, सूरज पालीवाल जी, ऑलवेज पूछा जाएगा, बोलेंगे जी। बोलो भाई फटाफट से, बिल्कुल ऐसा ही है अभिषेक भाई, ऐसा ही करेंगे, बताइए तुम्हारा क्या जाता है। तुम लोगों को किसी की भावनाओं की कदर नहीं है ना, कह रहे हैं सर वो एंशिएंट हिस्ट्री जो है
सर पढ़ा रहे हैं वो अधूरा पढ़ा रहे हैं, तुमको सर से ज़्यादा ज्ञान है। तुम जो ऐसे टिप्पणी कर देते हो किसी भी टीचर पे कि वो सर अधूरा पढ़ा रहे हैं, अगर तुमको यही ज्ञान हो गया है कि सर अधूरा पढ़ा रहे हैं, यानी तुमको पूरा पता होगा फिर। अब जब तुमको पूरा पता ही है तो फिर तो तुमको किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, तुम स्वयं ही फिर तो साक्षात ज्ञानी हो गए। इस झंझट में मत पड़िए। ऐसा होता किसी एक को छोड़ के हम दूसरे के अंदर देखना चाहते हैं। अभी भीड़ देखी ना आपने कलकत्ता में, किसको देखने गई? मैसी को। सुनील छेत्री को कभी सम्मान दिया इस देश ने? इतना ही। आप गए थे सुनील छेत्री को देखने, वो भी देश के, दुनिया के चर्चित फुटबॉलर थे। आप गए थे देखने छेत्री को? बताइए सही सही। कभी इतनी भीड़? आया ना तुमको ठेंगा दिखा के गया मैसी 10 मिनट के लिए। सॉरी। क्या हुआ? कितने रुपए चार्ज था बताओ एक बार? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, उसके पास खड़े होने के लिए 10 लाख रुपए के टिपटे। कोई नहीं पूछेगा तुमको। नो वन। इसलिए मैं कहता हूं तुम अपनी पहचान खुद बनो। अगर कोई तुम्हारी सहायता कर रहा है और तुमको जीवन में दिशा दिखा रहा है तो उसके पीछे तुम एक बार को अगर जाओगे भी तो सही है कि इसने तुम्हारा जीवन निर्माण किया। बाकी लोगों को तुम क्या कर रहे हो? बाकी लोगों को अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल चुननी है। अंत में भाग रहे थे सब लोग, बोले टिकट, फिर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो तुमको जागना होगा ना पहले ही। बाद में क्यों तोड़ फोड़ करते हो? वो तो तुम्हारे देश की प्रॉपर्टी है जिसको तुम तोड़ रहे हो स्टेडियम में। यानी तुमको ना तो पहले का पता ना बाद का पता। बताओ। तो ऐसे ही है, तुम्हारे लिए जो चीज़ उपलब्ध है, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, वो सर आपको पढ़ा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मान के चलिए। क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का उतना वेटेज भी नहीं है। आजकल आपने देखा होगा हिस्ट्री के ही क्वेश्चन गायब होते जा रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ना के बराबर वेटेज है, इसीलिए हमने कहा कि हमारी जगह सर उसको पढ़ा देंगे। तो सर आपको पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे दो कारण थे। एक तो आप सर से फैमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि आगे सर को पढ़ाना है। एकदम से आते सर पढ़ाने तो आपको दिक्कत होती है। वो सच में बहुत अच्छे टीचर है। जो भी पढ़ता होगा मन लगा करके, हर अच्छा छात्र ये कह रहा है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन कोई कोई रहता है ना, वो दिमाग से कीड़ा तुमको निकालना है ना? नहीं निकालोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। ये बताएं भैया यहाँ पर फटाफट से। 3-1-4-2 ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? 3-1-4-2, यानी कि मानदूस तपेदिक के लिए होता है, एलिसा एड्स के लिए होता है, विडाल टाइफाइड के लिए होता है, और टर्क्यूनेट डेंगू के लिए होता है। किसके लिए होता है? डेंगू के लिए होता है। लास्ट बताएंगे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फटाफट से बताएंगे। सारे लोग आंसर करें। हाँ, ये बुद्धू हैं, इनको कौन समझाए, समझ जाएंगे धीरे धीरे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ईईजी किसके लिए होता है? एक को बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेलोग्राफ, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है? इलेक्ट्रो इंसेलोग्राफ ये किसके लिए होता है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये किसके लिए होता है? तो कार्डियोग्राफ तो होता है हृदय के लिए, ईईजी होता है मस्तिष्क के लिए। ईएमजी किसके लिए होता है? ये मसल्स के लिए होता है। और ईओजी या ऑप्थेल्मो यानी कि आपका आंख के लिए होता है। 3-4 बनेगा। 3-4-2-1 ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। रक्तचाप मापने के उपकरण का नया नाम क्या है? ये आपको आंसर करना है। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? ये आपके लिए होमवर्क है। इसको अच्छे से आप आंसर दें, ठीक है? और बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहें, ठीक है? अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अंतिम सेट में, अंतिम क्लास में, ठीक है? और वो हमारी अंतिम क्लास होगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हर कक्षा में कर रहा हूं, कि जो टारगेट्स हमने आपको दिए हैं उन टारगेट्स को आपको अचीव करना है। साथ ही हर हाल में बहुत अच्छे से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और इसके बाद भी आपको अतिरिक्त समय मिले तो अपनी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना। नई चीज़ों की तरफ आपको जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।